दमदार होते ना, खड़े रहते, सामना करते, भागते नहीं, भाग के दिखाया। नेता भागता नहीं है, खड़ा रहता है, मुकाबला करता है। नेताजी सुभाष चंद्र जी ने मुकाबला किया, शहीद भगत सिंह ने मुकाबला किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने मुकाबला किया, अपनी जान दे दी, भागे नहीं। ये भगोड़े लोग हैं, भागते हैं। मैं चरणजीत सिंह, स्वयंभू देशभक्त। क्या कारण है जो आज जंतर मंतर आप आए हैं? भाई, जो आदिवासियों के, औरतों के, बंजारों के और शोषित समाज के, जवानों के, किसानों के, ख़ास तौर पर महिलाओं के अधिकारों के साथ जो भारत सरकार लगातार 1947 से खिलवाड़ करती आई है, तो हमारा ये मानना था कि 8 साल पहले जब सरकार बदली, प्रधानमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी, तो हमारा, क्योंकि वो हमारे मित्र भी हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, तो हमारा ये था कि शायद वो कुछ अच्छा करेंगे। तो कोई मित्र अपना बन के आता है, कुछ अच्छा करता है, तो सभी को उम्मीद रहती है कि कुछ अच्छा होगा। लेकिन हमारी उम्मीद उन्होंने भी तोड़ दी। उसके बाद एक और नया चेहरा आया, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी हमारी उम्मीद तोड़ दी। कहते हैं एक राजा होता है ना, और प्रजा होती है, तो अगर राजा अन्याय करने लग जाता है तो प्रजा क्या करेगी? तो प्रजा के पास दो ही काम रह जाएंगे कि या तो वो अपने हक प्राप्त करने के लिए अपना बलिदान दे दे, और या फिर राजा का तख्ता पलट दे। बलिदान हम बहुत दे चुके, अब तख्ता पलटने की बारी है। हम 543 लोकसभा सीटों के सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे, ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग सब 29 प्रदेशों के 543 लोकसभा क्षेत्रों के लोग जो देश में बदलाव चाहते हैं, जो भारत को बदलना चाहते हैं, जो भारत की व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो भारत की महिलाओं के लिए, यूथ के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जवानों के लिए काम करना चाहते हैं, वो हमारे साथ आए। हम मिलकर 2024 में 543 सीटों पर इलेक्शन लड़ें, एक ही सिंबल से नॉमिनेशन फाइल करें। जिसके पास भी नॉमिनेशन के पैसे भी नहीं होंगे, हम नॉमिनेशन का पैसा भी उनको देंगे। हम चाहते हैं 543 सीटों पर लोकसभा नॉमिनेशन फाइल हो जाए किसी प्रकार, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनेगा और नाम आएगा कि किसी भी एक पार्टी ने 543 सीटों पर नॉमिनेशन भर दिया है। तो हमें तो कह रही थी कि अच्छे दिन आएंगे, क्या यही अच्छे दिन है? हाँ, अच्छे दिन आए ना। मोदी जी के लिए अच्छे दिन आए, स्मृति ईरानी जी के लिए अच्छे दिन आए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अच्छे दिन आए, और उद्योगपतियों के, अडानी अंबानी के अच्छे दिन आए, अमित शाह के बेटे के अच्छे दिन आए, अजय शाह के, जय शाह के, अजीत डोभाल के बेटे के अच्छे दिन आए, दाऊद का पार्टनर बन गया। इससे बड़े अच्छे दिन क्या आएंगे? ठीक है ना जी। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के बेटों के अच्छे दिन आए, बेटियों के अच्छे दिन आए, दामादों के अच्छे दिन आए, चमचों के अच्छे दिन आए। आप देखिए ना, सेना के भी अच्छे दिन आए तो अग्निपथ लाकर। हाँ, सेना के अच्छे दिन आए, अग्निपथ लाकर, सेना को पूरी तरह बर्बाद करके। आपको मैं बताना चाहूँगा, सेना के बनाने के लिए, संयंत्र बनाने के लिए जो कंपनियाँ होती हैं वो अधिकतर बंद कर दी गई हैं। HAL बंद कर दिया गया। HAL में खूब बदमाशी चल रही है इस समय, लखनऊ में, कानपुर में, रीवा में, बेंगलोर में खूब बदमाशी चल रही है। वहाँ पर वहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो खूब मज़े ले रहे हैं और आम लोगों को निकाल रहे हैं नौकरियों से। निकलो 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 निकलो। असल में मैं ये कहता हूँ कि किसानों की जगह, नेताओं की जगह, नेताओं की पेंशनें बंद होनी चाहिए, सभी नेताओं की। किसानों को खेती का हर सामान फ्री मिलना चाहिए, बीज भी, और किसानों की ज़मीन से अनाज काट कर खरीद लो चाहिए भारत सरकार को और राज्य सरकारों को। किसान काम करे, उसके साथ अन्याय हो रहा है। बैंक वाले आते हैं, बैंक वालों के कारण कई किसान आत्महत्याएं कर लेते हैं। किसानों के सभी लोन माफ़ होने चाहिए, मजदूरों के सभी लोन माफ़ होने चाहिए।
महिलाओं के सभी लोन माफ़ होने चाहिए, सभी बंजारों के, आदिवासियों के, छोटे जो हमारे इनके सभी प्रकार के लोन माफ़ होने चाहिए। अब तो आदिवासी महिलाओं को भी राष्ट्रपति बनाने की बात चल रही है। नकली नाटक। आदिवासी महिला की बेटी खुद इस समय एमपी है, पता है आपको? छत्तीसगढ़ से एमपी है वो। अगर वो आदिवासियों की हितैषी हैं, ये नाटक करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा है। अगर द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासियों की नेता हैं, तो ये आदिवासी छत्तीसगढ़ के आ रखे हैं। बताओ, आपके चेले ने, नवीन जिंदल ने इनकी ज़मीनों पर कब्जे क्यों करे? इनके हक मांगने पर इनकी हत्याएं, इनकी बलात्कार क्यों करे? और ये चुप क्यों रही? ये बताएं। लेकिन ये जवाब नहीं दे पाएंगी, क्योंकि इनको राष्ट्रपति पद चाहिए, धंधा चाहिए, पैसा चाहिए, बेटी एमपी, दामाद अफसर। बात समझ रहे हैं आप? एक आदमी ये देशद्रोही हैं। देश के लिए इन्होंने आज तक कभी कुछ नहीं किया। 1947 से लेकर आज तक इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया। अपराधियों का संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण देते सरकार हैं। तो कहती है मैं जो भी नीति लाता हूँ आप लोग राजनीति का विषय बना लेते हैं, ऐसा क्यों? आप गधे हैं, जो आप नीति लेके आते हैं, आप गधे हैं। जी। क्योंकि अगर आप नीति लेके आए, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ। एक बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग आर्किटेक्ट बनाता है, उसमें इंजीनियर होते हैं, सामान लगता है, हर चीज़ तय होती है। कहाँ पर खिड़की लगेगी, कहाँ दरवाज़ा लगेगा, कहाँ बिजली का कनेक्शन लगेगा, कहाँ पानी की लाइन लगेगी, कहाँ छत लगेगी, कहाँ सीढ़ी लगेगी, कहाँ लिफ्ट लगेगी। हर चीज़ फिक्स होती है, फिक्स होती है। तो वो चीज़ बनती है। बनने के बाद अगर उसमें कोई कमी रह जाती है, तो सरकारें कमी रहने पर ठेकेदार को और इंजीनियर को और आर्किटेक्ट पर जुर्माना लगा देती है। तो ये जो नीतियाँ बनाते हैं, जब वो नीतियाँ गलत साबित होती है, तो इन पर जुर्माना कौन लगाएगा? 8 सालों में कितनी नीतियाँ आई, कितनी गलत साबित हुई, इन पर क्या जुर्माना लगना चाहिए, ये खुद बताएं। और क्या ये नीतियाँ गलत लाने पर जब ये दोबारा नीति लेके आते हैं, क्या इनको नीति लाने का अधिकार है? आप दूसरों को तो ब्लैक लिस्ट कर देते हो। आप ब्लैक लिस्ट कभी नहीं होगे, आप तो कभी ब्लैक लिस्ट हो गए नहीं। बाकी सब ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं, लेकिन आप नहीं होगे। तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री को ब्लैक लिस्ट करो ना। 1947 से लेकर अब तक के जितने प्रधानमंत्री हैं उनको ब्लैक लिस्ट करो, सब राष्ट्रपतियों को ब्लैक लिस्ट करो, सब वित्त मंत्रियों को ब्लैक लिस्ट करो, सब इकोनॉमिक मिनिस्टर को ब्लैक लिस्ट करो, सब आरबीआई के गवर्नर को ब्लैक लिस्ट करो। रुपये की कीमत संभाल पाए, मुद्रा की कीमत संभाल पाए? आप बताएं। 1 रुपया और डॉलर बराबर था। आज डॉलर खरीदने के लिए 78 रुपये देने पड़ रहे हैं। संभाल पाए? नहीं संभाल पाए ना, तो फेल हुए ना। हुए कि नहीं फेल? अगर फेल हुए तो इनकी सज़ा क्या निर्धारित की जाए? ज़मीन की कीमत बढ़ी, अनाज की कीमत बढ़ी, कपड़े की कीमत बढ़ी, हर चीज़ की कीमत बढ़ी, रुपये की कीमत घटी। क्यों? अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, काम करना नहीं आता, मुफ्त के पैसे ले रहे हैं, धोखा दे के पैसे ले रहे हैं, बेवकूफ़ बना के पैसे ले रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं हमारे वो। कौन? मोदी जी। मोदी जी हमारे प्रधान सेवक हैं, हमारे देश के मालिक नहीं हैं। हमारी कमाई की हुई पैसे से पैसा खाते हैं, नमक खाते हैं हमारा वो। और नमक खा के हराम करेंगे तो नमक हरामी कहलाएंगे। तो नमक हरामी मत बनो मोदी जी। नमक खा के नमक हराम मत करो, नमक का मूल्य दो। जो आपने नमक खाया इस देश का, आप तो कहते थे ना मैं देश का रक्षक हूँ, मैं देश का नेता हूँ, मैं देश का चौकीदार हूँ, मैं देश के साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, ना खाऊँगा ना खाने दूँगा। खा भी रहे हो, खाने भी दे रहे हो। अरे यार क्यों? बंद करो इसको। हाँ, आप बोल रहे हैं कि मतलब सरकार की इतनी कमियां निकाल रहे हैं, फिर भी सरकार बनती जा रही है, ऐसा क्यों? देश का नागरिक कमज़ोर है, उसकी आत्मबल कमज़ोर है। आप बताइए, कमज़ोर नागरिक क्यों समझते हैं अपने आप को? रावण के पास सबसे ज़्यादा धन था, बल था, पैसा था, शक्ति थी। रामचंद्र जी जीते ना जीते? कि नहीं जीते? बताओ, जीते ना? तो क्या जनता जीत नहीं सकती? कृष्ण जी, 2 लोग, कृष्ण जी और बलराम जी, गए कंस से लड़ने। कंस शक्तिशाली था कि कृष्ण? जीता कौन? कृष्ण जी जीते ना। तो क्यों नहीं देखते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को? 40 सिखों से, सिर्फ 40 सिखों से 10 लाख की फ़ौज को भगाया।
36 सिखों ने 21 सिखों ने सारागढ़ी के युद्ध में 10,000 लोगों को हराया। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो 2024 में कैसे तख्ता पलटेंगे आप? मुझे कैंडिडेट चाहिए जी 543। आप 543 कैंडिडेट दो, तख्ता हम पलटेंगे। उस परमात्मा की कृपा से हम तख्ता पलटेंगे और सुशासन ला के दिखाएंगे। वो मुद्दे क्या हैं हम आपको बताएंगे एक एक बाद में। बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे देश पूरी तरह बदल जाएगा। इन जैसे नाटक नहीं करेंगे हम। तो क्या लगता है संविधान खतरे में है आज? बिल्कुल संविधान खतरे में। और मुझे माफ़ करें, संविधान ही बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। संविधान खाली खतरे में नहीं है, संविधान भी देश की जनता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा कैसे? संविधान तो हाँ देश के लिए ही बनाया गया है, हित के लिए बनाया गया है। 156 करोड़ रुपए खर्च हुए थे इस संविधान को बनाने में। 1932 में बनना शुरू हुआ था, 1942 तक बन के ख़त्म हुआ था। जिन लोगों ने ये बनाया था उनकी एक टीम थी। उस टीम ने उस ज़माने में 152 करोड़ रुपया लिया था, जब 1 रुपये के 7 डॉलर आते थे। हिसाब लगाएं कितना पैसा लिया था। देशभक्ति नहीं थी, वो प्रोफेशनलिज्म था। और खुद बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था कि मेरा लिखा हुआ संविधान संविधान ने एक कॉपी है। कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने खुद कहा था आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए। कहा था कि नहीं कहा था? और जिस जाति में वो थे उस जाति को उन्होंने छोड़ दिया था। मुझे माफ़ करिएगा, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। दमदार होते ना, खड़े रहते, सामना करते, भागते नहीं, भाग के दिखाया। नेता भागता नहीं है, खड़ा रहता है, मुकाबला करता है। नेताजी सुभाष चंद्र जी ने मुकाबला किया, शहीद भगत सिंह ने मुकाबला किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने मुकाबला किया, अपनी जान दे दी, भागे नहीं। ये भगोड़े लोग हैं, भागते हैं। जनता से मैं हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा, तगड़े हो जाओ। सब सारी दुनिया आपको पुकार रही है, पूरा परमात्मा आपके साथ है। तो संविधान बदलने की ज़रूरत है अब? बिल्कुल ज़रूरत है, सब कुछ बदलने की ज़रूरत है। जो देश के युवा के काम ना आए, जो देश की महिला के काम ना आए, जो देश के जवान के काम ना आए, जो देश के जवान के काम ना आए, जो देश के लोगों के काम ना आए, ऐसे ऐसे नुक्ते डाले हुए हैं। हर अपराधी बच के निकल जाता है। जाता है ना कि नहीं? निकलता है कि नहीं बताइए? ये जो यहाँ पर बैठे हैं, इनके जो अपराधी हैं वो बच के निकल गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहें? कुछ तो कंक्रीट दो यार। दुबई में एक आदमी सड़क भी पार करता है तो उस पर जुर्माना लग जाता है। आपके यहाँ किसी के लिए कानून है, किसी के लिए नहीं है। किसी के लिए संविधान है, किसी के लिए संविधान नहीं है। संविधान के सबसे बड़े मंदिर में संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ये दिखाई नहीं देता क्या लोगों को? कोई आदमी सही प्रश्न करना जाए, प्रश्न जब लोकसभा में प्रश्न होते हैं, अगर सही प्रश्न करना जाए, सप्लीमेंट्री में ही नहीं लिया जाता, सप्लीमेंट्री में ही उसको कैंसिल कर दिया जाता है। और अगर कोई आदमी बोल भी दे तो कहते हैं रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए। क्या है? 75वां स्वर्ण महोत्सव मना रही है सरकार। अमृत महोत्सव जी। मैं तो इसको यही कहूँगा कि ये 75वां अमृत महोत्सव नहीं है, ये जहर महोत्सव है। 75 साल से हमारे देश की जनता को जहर दिया जा रहा है। अमृत महोत्सव नहीं है। हम कंडेम्ड करते हैं इस अमृत महोत्सव का। सामने आके हमें अमृत महोत्सव, असली अमृत महोत्सव दिखाओ ना। अमृत महोत्सव का मतलब बताओ। अमृत शुद्ध होता है ना, तो शुद्धता की बात करो ना। 100% शुद्धता की बात करो ना। कहीं पर आपके पास है ही नहीं, शुद्धता की कहीं बात ही नहीं है। कहीं है तो बता दो। आप बताइए, आप भी काफ़ी लोगों से मिलते हैं, शुद्धता की बात बताइए कहाँ पर हो रही है। मायावती जी एक मेरे दिल पसंद लीडर है, प्यार करता हूँ मैं मायावती जी की नीतियों से। जो कहती है ना, डंके के दम पर कहती है, जो बोलती है ना करूँगी तो फिर भी करूँगी। सत्ता में नहीं आ रही है मायावती जी। क्योंकि कुछ कमियां हैं। जी। मीडिया से दूरी मत रखें। वो ठीक है, शुरू में गलती हुई है, लेकिन मीडिया आपका दुश्मन नहीं है।
मीडिया आपका सबसे ज़्यादा हितैषी मीडिया है। मायावती जी, चरणजीत सिंह आपको आवाज़ लगाता है, आइए, सच्ची स्पष्ट नीतियों को लेकर आइए, हम आपके साथ आएंगे। देश की जनता आपको सुन और देख रही है, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही करना चाहूँगा, 543 सीटों पर मुझे चुनाव लड़ाना है, मुझे देश को बदलना है, मुझे देश के हर नागरिक की भलाई के लिए काम करना है। उसमें जो भी मेरी मदद करे मैं उसके साथ हूँ, वो मेरे साथ आए। सबका खुले दिल से स्वागत है।